गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो भाई, क्लास नंबर 5 टेंस आपका चैप्टर है। शुरू करेंगे भाई आज की क्लास। सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम, जय हिंद, नमस्कार। टेंस की क्लास नंबर 5 है आज, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के जो स्ट्रक्चर्स बचे हुए हमारे टेंस के, वो सारे हम ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट का आपका डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलेंगे भाई, हमें बात करनी है आज, शुरुआत जो करेंगे हम वो करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के साथ में। ठीक है, सो हेडिंग लगा दीजिए आप फटाफट से, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है। तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, ईटीसी शब्द आते हैं। ठीक है भाई, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। सो इनके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं, ईटीसी वर्ड्स आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए कि ये क्या काम करता है भाई। ये फ्यूचर के किसी पॉइंट पर या उससे पहले, टाइमलाइन से समझा दूंगा अभी, उससे पहले कंप्लीट होने वाले एक्शंस को दिखाता है। ठीक है, एक्शंस को दिखाता है। ठीक है भाई, टाइमलाइन से अगर हम इसको समझें तो ये देखिए, ये है आपका भाई प्रेजेंट। बेसिकली जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, और जब हम बात करते हैं फ्यूचर का भी पास्ट, ऐसे केस में ये क्या था, आपका प्रेजेंट था। ठीक है, और ये आपका क्या है, फ्यूचर है। और ये क्या है, ये है आपका पास्ट ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर का पास्ट। और जो पास्ट ऑफ फ्यूचर होता है, इसी को हम कह देते हैं क्या, फ्यूचर ऑफ, मतलब फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट एग्जाम्पल्स के सारे इस बात को अच्छे से और समझा देंगे। ठीक है, तो जब कोई एक्शन ऐसा हो, जैसे मैंने कहा कि जब तुम हॉस्पिटल पहुंचोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको,
जब तुम हॉस्पिटल पहुंचोगे, देखो अभी हम प्रेजेंट में हैं, मैंने माना कि आप 12 बजे हॉस्पिटल पहुंचोगे। जब तुम हॉस्पिटल पहुंचोगे उससे पहले मोहन वहां से निकल चुका होगा। आपका हॉस्पिटल पहुंचना क्या है, फ्यूचर है, और मोहन का इस हॉस्पिटल से निकलना यानी कि जब आप पहुंचोगे उससे पहले ही निकल जाएगा। तो आप फ्यूचर में पहुंच रहे हो और मोहन उससे पहले ही निकल गया, तो मोहन कब निकला, फ्यूचर के पास्ट में। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जब वह घर पहुंचेगी, जब वह घर पहुंचेगी उससे पहले उसका पति घर पहुंच चुका होगा। अब देखो उसका घर पहुंचना फ्यूचर है और उसके पति का घर पहुंचना उस फ्यूचर से पहले की बात है, यानी कि फ्यूचर का पास्ट है। फ्यूचर के पास्ट में जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि फ्यूचर का परफेक्ट आएगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर फ्यूचर का पास्ट तो प्रेजेंट है। नहीं बेटा, प्रेजेंट एक अलग चीज है। जब हम बात करते हैं कि हम फ्यूचर में चले गए, ये हमारा फ्यूचर है, और जब हम इस फ्यूचर से वापस आए, प्रेजेंट में नहीं आ रहे हैं, प्रेजेंट में वापस नहीं आना है, ये बीच का भी तो गैप है। ये जो बीच का गैप है, इस बीच के टाइम को हम फ्यूचर का परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस बीच के टाइम को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। बात क्लियर है भाई सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ ना आई हो? फ्यूचर के परफेक्ट को हम, मतलब फ्यूचर के पास्ट को हम फ्यूचर का परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल्स आएंगे भी। अब दूसरा देखते हैं भाई कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या बनते हैं। सो नंबर 3 नंबर हमारा पॉइंट आता है स्ट्रक्चर्स का। तो अगर हम बात करते हैं असर्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम पॉजिटिव भी बोल देते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वहां पे आपका क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है भाई। अब देखो टेंस कौन सा है आपका, फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर को दिखाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सेल या विल की। तो सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिखेंगे, सेल या विल। कब सेल आता है और कब विल आता है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, बता चुका हूं। ठीक है, तो सेल या विल आ गया। उसके बाद में भाई हमें क्या लिखना होता है, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वर्ब की थर्ड फॉर्म की। परफेक्ट टेंस लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखो बेसिकली V3 चाहिए होता है। और क्या हम सेल विल के बाद में थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, नहीं। सेल विल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये थर्ड फॉर्म अगर चाहिए तो बीच में हमें क्या लिखना पड़ता है, हैव। अब देखो इससे कैसे जस्टिफाई करते हैं हम अपने स्ट्रक्चर को। देखो सेल विल दिखा रहा है क्या, कि ये फ्यूचर है। सेल विल के बाद में कौन सी फॉर्म आ गई, बेस फॉर्म आ गई जी, देखो तो ये भी सही है। और ये हैव प्लस में थर्ड फॉर्म मिलके क्या दिखा रहा है कि ये परफेक्ट है। हैव के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो इस तरीके से हम कह देते हैं कि फ्यूचर का परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस में सेल या विल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसी के हम नेगेटिव की बात करते हैं दोस्त, तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है एज यूजुअल, उसके बाद में आपका सेल या विल आएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका नॉट आएगा। ध्यान दीजिएगा ये नॉट जो है हैव से पहले आना है, ना कि हैव के बाद, और फिर आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो अगर हैव के बाद में आपने नॉट लगा दिया तो गलती हो जाएगी। ये नॉट जो है सेल विल और हैव के बीच में आएगा, सेल विल और हैव के बीच में आएगा। ठीक है, सो सेल विल और हैव के बीच में आएगा। तीसरा आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनता है भाई, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। तो सबसे पहला आपका जो यस नो आंसर टाइप होता है उसमें क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में सेल या विल आएगा, उसके बाद में आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। अगर नॉट दिया है तो वो यहां आता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, और फिर आपका क्या आएगा, हैव आएगा। उसके बाद में आपका क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसे ही अगर WH वर्ड वाला क्वेश्चन आता है तो WH वर्ड सबसे पहले आता है, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, सेल या विल आ जाएगा जरूरत के हिसाब से। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट की जरूरत है, यानी कि नॉट अगर आएगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा। उसके बाद में अगेन आपका हैव आ जाएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इसी तरीके से अंत में आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान देंगे यहां पे नॉट की पोजीशन विशेष ध्यान देनी है आपको, जो कि हैव के पहले आएगी, ना कि हैव के बाद। ठीक है,
आगे चलेंगे भाई। तो ये आपका हो जाता है परफेक्ट फ्यूचर का। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे देखेंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, व्हेन आई रीच होम सी विल हैज कंप्लीटेड द वर्क। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई, क्या क्या एरर है इन क्वेश्चंस में जो मैं लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दे विल हैव स्टडी फॉर 10 hours by the time their teacher comes। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, you will have not यू ना लिख के इसको मैं लिख देता हूं, सी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क by 10 टुमारो। आगे देखेंगे चौथा सेंटेंस, will you have, या फिर shall you have finished the chapter by 5 PM today। बताएंगे भाई। देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। सबसे पहला बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं। आपको लिखा हमने व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा। भाई ध्यान देंगे, व्हेन के साथ में, बाय द टाइम के साथ में, इफ के साथ में अगर हमें फ्यूचर की बात करनी होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम कर लेते हैं। ये चीज़ें आगे चल के पढ़ाऊंगा टेंस में ही, लेकिन अभी क्योंकि स्टार्टिंग है टेंस की तो अभी ये चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन ये पढ़ाऊंगा जरूर, है ना। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सी विल। भाई विल सेल के बाद में हमेशा बेस फॉर्म आती है, और बेस फॉर्म आपको कल भी बताई थी क्या आती है, हैव आपकी बेस फॉर्म होती है, ना कि आपकी हैव। ठीक है, तो आप कह दोगे कि यहाँ पे हैव आता है, विल सेल के बाद में हैव का प्रयोग होगा, ना कि हैज का। सो सी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट देखोगे, दे विल हैव स्टडी फॉर 10 hours। देखो दे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल के बाद में हैव आया है, एकदम करेक्ट बात है, लेकिन हैव के बाद में आपको क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने क्या लगा रखी है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हम स्टडी की जगह पे क्या कर देंगे, स्टडीड। क्या कर देंगे, स्टडीड फॉर 10 hours बाय द टाइम देयर टीचर कम्स। ठीक है, आगे देखेंगे, सी विल हैव नॉट कंप्लीटेड द टास्क बाई 10 AM टुमारो।
कल 10 बजे तक उसका काम नहीं कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो चुका होगा। ठीक है, जैसे ही आपने देखा भाई नॉट की पोजीशन, नॉट की पोजीशन आपको बार बार मैंने रिपीट करके बोला था कि नॉट जो है वो हैव के पहले आएगा ना कि बाद में। तो हमें यहाँ पे नॉट इस तरीके से लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा सी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क बाई 10 AM टुमारो। ठीक है, आगे देखेंगे सेल यू हैव। भाई आपको स्टार्टिंग में जब फ्यूचर का इंडेफिनिट बताया था वहीं बताया था कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यू के साथ में या ही वगैरह के साथ में कभी भी सेल नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, हमेशा विल आपको लगाना है। असैरेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी चल सकता है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ विल आएगा, सेल नहीं आ सकता है। सेल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ आएगा अगर आपका क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है बेटा, अनूप हैवंट नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। नेक्स्ट पार्ट हमारा है, अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और सबसे पहले हम प्रेजेंट का ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो भाई, अगर इनकी पहचान की बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में तो वही आता है जो कॉन्टिन्यूअस में आता है। ठीक है, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ईटीसी शब्द आते हैं, यही शब्द आते हैं भाई। ठीक है, यही शब्द आते हैं इसी प्रकार के। लेकिन ये काम क्या करता है ये जानना हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, ये पार्शियल कंप्लीशन को, पार्शियल कंप्लीशन को दिखाता है। अब आप कहोगे सर पार्शियल कंप्लीशन मतलब, बेटा ये बताता है कि कोई काम एक पॉइंट से शुरू होके अब तक चल रहा है। ऐसे भी लिख देता हूं, ये बताता है, ये बताता है कि कोई काम, कोई काम पास्ट के किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट से या किसी ड्यूरेशन के लिए, किसी ड्यूरेशन के लिए सैंपल चाबी। आ जाओ भाई।
ठीक है, ये बताता है भाई कि कोई टाइम पास्ट के किसी पॉइंट से अब तक चल रहा है, या ऐसे लिखना, पास्ट के किसी पॉइंट से अब तक चल रहा है, या किसी ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन वाली बात को हटा ही देता हूं, इससे लाइन बिगड़ रही है। से स्टार्ट होकर अब तक चल रहा है। ठीक है, चलो भाई टाइमलाइन बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी, टाइमलाइन सिंपल ऐसे ही है। ये आपका प्रेजेंट है, कोई काम मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ पास्ट में से, इसमें ये पॉइंट ज़रूरी होता है, कोई काम पास्ट में शुरू होता है, हाँ जाने दे, और वहाँ से शुरू होके आज तक चल रहा है, अब तक चल रहा है, अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है, ये बात बताता है ये टेंस। ठीक है, ये बात बताता है ये टेंस। बेटा अर्जुन यादव, वहाँ पे टुडे भी ठीक है, टुडे भी फ्यूचर हो सकता है। मान लीजिए मैं मॉर्निंग, जैसे पिछले क्वेश्चन की ये कह रहे हैं कि सर इनका डाउट जेन्युइन है, इसीलिए बता देता हूँ, बीच में रोक के, वैसे बताते नहीं। ठीक है, देखो इनका कहना है कि सर यहाँ पे टुडे की जगह टुमारो होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर की बात है। बेटा आज भी तो फ्यूचर हो सकता है। मैं आपसे सुबह 9 बजे कहता हूँ कि यार मैं आज 5 बजे तक ये काम कंप्लीट कर लूँगा, तो आज सुबह 9 बजे अगर शाम 5 बजे की बात करेंगे तो क्या है, फ्यूचर है। छोड़ो 5 बजे की, अभी 2:30 बज रहा है और मैं 2:30 बजे आपसे कहता हूँ कि मैं आज 10 बजे तक ये काम कर लूँगा रात को, तो क्या ये पास्ट मतलब फ्यूचर नहीं है। मैं कहता हूँ 5 बजे वो आएगा, क्या 5 बजे फ्यूचर नहीं है? है भाई, वो आज 5 बजे आएगा कह सकते हैं, तो फ्यूचर हो सकता है बेटा अर्जुन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो ये टाइमलाइन कुछ ऐसी होती है, कोई काम पास्ट में शुरू होके और अब तक जो चल रहा होता है, लगातार कॉन्टिन्यूटी में होता है, वही। ठीक है, आ जाओ भाई। अब अगर बात करते हैं भाई इसके स्ट्रक्चर की, तो तीसरा पॉइंट हमारा है स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो तीसरा पॉइंट हमारा स्ट्रक्चर में अगर हम लिखें, तो सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव यानी कि जिसको आप पॉजिटिव नाम से जानते हैं, अगर उसकी बात करें, तो देखो भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में देखो प्रेजेंट को दिखा रहा है और कौन सा है, परफेक्ट, तो क्या आ जाएगा, हैज या हैव। भाई हैज या हैव, हैज हैव के साथ में हमें क्या लगाना पड़ता है, V3। परफेक्ट बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हैज या हैव के साथ में V3 की। और कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमें बी की कोई फॉर्म चाहिए और प्लस में क्या चाहिए, ING। अब देखो दिक्कत कहाँ हो रही है, हमें ING भी चाहिए, बी भी चाहिए, थर्ड फॉर्म भी चाहिए, हैजएव भी चाहिए। अब ऐसे में अगर देखो मैंने हैजएव लिखा है तो हमें आगे B3 लिखना है, तो अगर मैं इस बी वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिख दूं, यानी कि मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, हैज या फिर हैव प्लस में बीन और प्लस में वर्ब की ING फॉर्म, तो देखो इससे मतलब क्या निकलेगा, हैज हैव के आगे क्या आ गया, बीन क्या है आपकी, थर्ड फॉर्म का काम कर रही है। तो ये देखो ये मिलके हो जाएगा हैव प्लस V3 जो कि परफेक्ट का काम कर रहा है, और इस बीन के साथ में ING आ गया, बी की फॉर्म प्लस में ING किसका काम कर देता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो ये आपका किसका काम कर देगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसीलिए जो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है वो बन जाता है हैज हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की ING फॉर्म। क्या बन जाता है, हैज हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की ING फॉर्म। अगर हम बात करते हैं भाई नेगेटिव स्ट्रक्चर की, नेगेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, तो नेगेटिव बहुत सिंपल है भाई, जो आपका पहला वर्ड होता है हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद नॉट आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद में हैज़ या हैव जरूरत के हिसाब से जो भी जरूरत हो, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और उसके बाद में आपका बीन आएगा, और तब आपकी आएगी वर्ब की ING फॉर्म। तो आपने नॉट की पोजीशन पे विशेष ध्यान देना है कि नॉट कहाँ आ रहा है, हैज़ हैव के
बाद में। ध्यान देना, अगर एक सेंटेंस में मल्टीपल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं तो ऐसे केस में जो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द होता है उसके बाद में आपको क्या यूज कर लेना चाहिए, नॉट का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो नॉट कहाँ पे आता है, हैज हैव के जस्ट बाद में। ठीक है, अगर आपके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो दो होते हैं। सबसे पहले हैज या हैव जरूरत के हिसाब से, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका अगर नॉट है तो नॉट, अगर नॉट नहीं है तो फिर आपका बीन, फिर आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, फिर आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर आपका क्वेश्चन वाला दूसरा है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स वाला जो आता है WH वर्ड्स वाला, तो सबसे पहले WH वर्ड्स आ जाएंगे, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आ जाएगी जरूरत के हिसाब से, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका अगर नॉट होगा तो नॉट आ जाएगा, अगर नॉट नहीं होगा तो नहीं आएगा, फिर उसके बाद में आपका बीन आएगा, और फिर बीन के बाद में लास्ट में आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और उसके बाद में चलते चलते आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरीके से आपके सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे चलेंगे। अब देखो, जो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ये काफ़ी काम आता है, लेकिन जो पास्ट के और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं ये बहुत कम काम आते हैं। बेटा सिंस, फॉर, टाइम ये सब पढ़ाऊंगा ना, अभी बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ करण, अभी बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में सब चीज़ें पढ़ाऊंगा, हर चीज़ डिटेल में आएगी। परफेक्ट कब लगाएंगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब लगाएंगे इसका अंतर भी पढ़ाएंगे। देखो भाई, अभी थोड़ा सा बस 2 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ, बात को समझने का प्रयास करना है ना। सुनो एक बार, सिंस, फॉर, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, ऑलरेडी, सो फार, येट, जस्ट, रिसेंटली, ये सब जो वर्ड्स है ना, किस शब्द के साथ कौन सा टेंस आएगा ये सब हम पढ़ेंगे। मैंने तो मना ही नहीं किया पढ़ाने के लिए, ये सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा तसल्ली आपको रखनी पड़ेगी। पहले स्ट्रक्चर्स हम पूरे पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने, ये हमारा 10वें टेंस का स्ट्रक्चर है, अभी हमारा फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बाकी हैं। ठीक है, जब हम उनके स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो फिर हम शुरू करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पार्ट आएगा वो आएगा कि इंडेफिनिट टेंस में और कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ आता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ आता है, पास्ट इंडेफिनिट कहाँ आएगा और पास्ट का कॉन्टिन्यूस कहाँ आएगा, इस चीज़ को पढ़ेंगे सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि भाई कॉन्टिन्यूस कहाँ पे आता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ पे आता है, इस चीज़ का डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद में इंडेफिनिट कहाँ आता है और परफेक्ट कहाँ आता है, इसका डिफरेंस देखेंगे। प्रेजेंट का परफेक्ट कब आएगा और पास्ट का इंडेफिनिट कब आएगा, इस चीज़ का डिफरेंस देखेंगे। जब परफेक्ट देख ही रहे होंगे तो उसी टाइम पे सिंस और फॉर के साथ में कब परफेक्ट आएगा और कब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा ये भी देखेंगे। ठीक है, कब बिना सिंस फॉर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना पॉसिबल है और कब बिना सिंस फॉर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पॉसिबल नहीं है, ये भी देखेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, ये किसने कह दिया कि मतलब सिंस फॉर आना जरूरी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस फॉर जनरली आता है, लेकिन जरूरी नहीं है, वो हमेशा नहीं आता है वो। ठीक है, तो राहुल ITO, बेटा सिंस फॉर आ सकता है, लेकिन 100% आएगा वो नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में जो चीज़ें लिखी जाती है ना दोस्त, वो लिखी जाती हैं जो कि आएंगी। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो देखो सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, हैज़, हैव में से एक आएगा ही आएगा, बीन आएगी ही आएगी, और वर्ब की ING फॉर्म आएगी ही आएगी। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं वो लिखी जाती हैं जो जिनका आना तय है, और सिंस और फॉर का आना तय नहीं है। वो आ भी सकती हैं, वो नहीं भी आ सकती हैं, उनके बिना भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिख सकते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है आप लोगों को, है ना बेटा। ये स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने होते हैं,
आपको क्या लग रहा है मैंने ये याद कर रखे हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये? नहीं, अभी जब पूरे स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे ना, एक बार आपको बताऊंगा कि इन स्ट्रक्चर्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारे के सारे आप खुद से बना पाओगे, 2 मिनट में बना लोगे। अभी लिखवा तो दूं, बनाओगे खुद से, एकदम कूद कूद के स्ट्रक्चर्स बनाओगे सारे। ठीक है, ठीक है, ये सब पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा तसल्ली रखा करो। कुछ बच्चे इतने हाइपर हो जाते हैं, अरे सर 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 ये नहीं बताया आपने, अरे सर 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 ये छोड़ दिया आपने, सर वो कर दिया। ऐसे नहीं करना होता है ना? बताऊंगा, एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो। आ जाओ भाई, अब देखो इनके एग्जाम्पल्स भी मैं बाद में यहीं पे करा देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल तो एटलीस्ट लिखाई दूँ, नहीं तो फिर देखो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, आई हैव बीन वर्कड हियर सिंस 2010। दूसरा क्वेश्चन, सी हैज बीन नॉट वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। अंकल जी 3 बजे हमारे लिए 3 कॉफ़ी ले आना। हाँ, खाना खाया नहीं खाया अभी, तो खाना खाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, सी हैज़ बीन नॉट वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, हैव यू, फिर ऐसे लिखते हैं, हैज़ यू वर्किंग या हैज़ यू स्टडिंग हियर सिंस मॉर्निंग। नंबर चौथा, they have चलो भाई 4 क्वेश्चन है, चारों को एक बार करेक्ट करके बताओ। बहुत बेसिक बेसिक से स्ट्रक्चर बेस्ड मैंने एरर इन पे दिए हैं। ठीक है, बेटा सीपीओ हिमांशु सिंह, क्या पूछ लिया आपने और क्या मैंने नहीं बताया? मैं हर बच्चे का आंसर करता हूँ, ये फालतू की बातें ना करें कि आप बताते नहीं हो कैसी लाइव क्लास है। कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे का आंसर करूँ, और मैं सिर्फ कमेंट ही आंसर करूँगा तो बेटा पढ़ाऊँगा कब? नहीं लगता आप लोगों को कि अगर मैं सिर्फ यही करता रहूं कि आपके कमेंट पढ़ूं आंसर करूं तो पढ़ाएंगे कब? चलो, देखो, आई हैव बीन वर्कड हियर। भाई देखो, आई के साथ में आप कहोगे कि काम कर रहा है आई, या फिर आई से काम करवाया जा रहा है। मतलब आई काम कर रहा है, या मतलब आई जो है करने के लिए डूअर है, या आई को किया जा रहा है। तो आप कहोगे आई कर रहा है। अगर कर रहा है तो एक्टिव सेंटेंस, यानी कि बीन के बाद में आईएनजी चाहिए, वर्किंग हो जाएगा। आगे देखेंगे, सी हैज़ बीन नॉट वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। आपको बताया था कि जो नॉट की पोजीशन है वो बीन के पहले और हैज के बाद आएगी। कहाँ पे आएगी? सी हैज़ नॉट बीन वेटिंग, तो नॉट कहाँ आएगा? हैज़ के बाद और बीन के पहले। नेक्स्ट,
हैज़ यू स्टडिंग हियर, भाई यू के हिसाब से हैज़ आना चाहिए या हैव, तो आप सभी का आंसर होगा हैव आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हैव यू। और दूसरा, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैव यू बीन, हैव यू बीन, हैव यू बीन स्टडिंग हियर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, दे हैव बी, भाई दे हैव बी नहीं लिखेंगे, दे हैव बीन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, दे हैव बीन, दे हैव बीन इंजॉइंग द ट्रिप फॉर द लास्ट 2 days। ठीक है, इस तरीके से आपके करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ेंगे आगे भाई, अगला जो हमारा टेंस होता है दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नॉट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट ठीक है। आ जाओ भाई, सबसे पहला पॉइंट हम एज यूजुअल जो नोट करते हैं, इसमें नोट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वही आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब। अल्टीमेटली हमें बस ये जानना है कि ये बताता क्या है, ये बताता है कि पास्ट के किसी एक्शन पे कोई काम पहले से ही चला आ रहा था। ठीक है, तो ये क्या बताता है, हिंदी में लिख देता हूं, ये बताता है कि पास्ट के किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर कोई काम पहले से चलता आ रहा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर्स बहुत सिंपल होते हैं भाई। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अफर्मेटिव, यानी कि आपका पॉजिटिव वाला जो होता है, तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में भाई हेड आता है, हेड के बाद में भाई बीन आता है, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ऐसा होता क्यों है, लेट मी टेल यू। ऐसा इसलिए होता है, देखो पास्ट को दिखाने के लिए हेड आ गया, परफेक्ट को दिखाने के लिए देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए वर्ब की आईएनजी आ गई। आप कहोगे सर थर्ड फॉर्म के रूप में बीन ही क्यों लिखी, क्योंकि आईएनजी से पहले हमें क्या चाहिए, बी की फॉर्म चाहिए। यहाँ पे हेड ही क्यों लिखा, क्योंकि अगर ये हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो इससे पहले हमें क्या चाहिए, हैज़, हैव, हैड, कुछ ऐसी फॉर्म चाहिए होती है, यानी कि हैज़, हैव या हैड, इन दोनों में से कोई। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे नेगेटिव की, तो सेम नॉट की पोजीशन वही रहेगी भाई, सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद में आपका बीन आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे भाई क्वेश्चन वाले की, यानी कि इंटेरोगेटिव की, तो बहुत सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में हम हेड को लिख देंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर आपका नेगेटिव वाला नोट है तो नोट यहाँ आ जाएगा, अगर नोट नहीं है तो फिर सीधा हम बीन पे पहुंचेंगे, और बीन के बाद में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड के साथ में अगर बन रहा है, तो सबसे पहले कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, डब्ल्यू एच वर्ड लिखना है। उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हमेशा हेड आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट आ रखा है तो नॉट आएगा, अगर नॉट नहीं आ रखा है तो सीधे बीन पे पहुंचेंगे। बीन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हुए आगे बढ़ के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, और इस वाले में भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं इस चीज को इंग्लिश में लिखने की, तो ये लीजिए लिख देता हूं भाई, इट टेल्स अबाउट अ एक्शन, अबाउट एन एक्शन that had been in progress at a point in past
फ्रॉम अनदर पॉइंट इन पास्ट। पास्ट में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं। ठीक है। WH वर्ड भाई कौन से होते हैं? WH वर्ड भाई पहले भी बता दिए हैं, फिर बता देता हूँ। ये कौन से WH वर्ड की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वाई की, हम बात कर रहे हैं वैन की, हम बात कर रहे हैं इसमें WH में एक अलग से जो आता है वो होता है हाउ, जो WH है नहीं, ये W पीछे है, H आ गया इसमें। ठीक है। उसके अलावा हम बात कर रहे होते हैं भाई विच की, हम बात कर रहे होते हैं वॉट की। ठीक है। वाई, वैन, हाउ, विच, ETC। ठीक है। ये सब आपके WH वर्ड होते हैं। ठीक है। आ जाओ भाई, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार इसके, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं भाई, देखो इस पे एरर बहुत रेयर आएगा भाई, ना के बराबर चांस है इसके ना, इसके और फ्यूचर वाले के एग्जाम्पल भी छोड़ते हैं, बहुत ना के बराबर चांस है, कोई फायदा नहीं है ज़्यादा कुछ समझने से। टाइमलाइन पे समझा देता हूँ क्या आता है। अगर टाइमलाइन हम बनाते हैं तो देखो ये कुछ आपकी इस तरीके की टाइमलाइन बनेगी। ये ठीक है, ये कुछ आपकी टाइमलाइन बनेगी। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। हम यहाँ पे ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में किसी और पॉइंट से शुरू होके और इस पॉइंट तक चलता आता है, यही आपका बन जाता है पास्ट का परफेक्ट। यानी कि एक्शन शुरू कहाँ हो रहा है? यहाँ। यहाँ से किधर जा रहा है? आगे की तरफ। पास्ट ऑफ पास्ट में शुरू होके पास्ट तक जो एक्शन चलता रहता है वही होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अरे यार इसमें क्या आग लग गई यार, क्या परेशानी हो गई इसको। चलो भाई ठीक है, अब चलो ठीक है, आ जाओ भाई एग्जाम्पल्स लेते हैं अब इसके कुछ, फिर आपको और अच्छे से बेहतर समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा सी हैड बीन लिविंग, इनमें कोई एरर नहीं दे रहा हूं भाई, बस एग्जाम्पल जान लीजिए क्योंकि एरर के क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years when she got a job। देखो भाई इसको एक बार टाइमलाइन पे समझा देता हूँ कि इस सेंटेंस को टाइमलाइन पे कैसे समझ सकते हैं। देखो ये प्रेजेंट है, हमने कहा कि जब उसकी नौकरी लगी तो वो दिल्ली में 10 साल से रह रही थी। इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि उसकी नौकरी लगी। ये कौन सा पॉइंट है? जहां पे उसकी क्या लगी? जॉब लगी। ठीक है, ये जॉब लगी। जॉब लगना पास्ट का पॉइंट है, तो 10 साल कौन से होंगे? वो 10 साल भाई इससे पहले रहे होंगे, ये 10 साल। तो ये जो 10 साल है ना, यही है भाई आपका पास्ट परफेक्ट। क्या है? पास्ट परफेक्ट। देखो अब एक बार, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक्चुअली नॉट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब देखो ये क्या है? ये प्रेजेंट है। उसका जॉब लगना किस में है भाई? पास्ट में।
तो इसीलिए जॉब लगने के लिए हमने क्या लिखा, गॉट, V2 जो कि किसको दिखा रहा है, पास्ट को। लेकिन उसका दिल्ली में रहना इस पास्ट से पहले की घटना है और एक कॉन्टिन्यूटी में लगातार एक्शन चल रहा था, तो ये क्या होना चाहिए, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये वाली जो घटना है ये बेसिकली है क्या, दिल्ली में रहना, दिल्ली में रहना। और दिल्ली में रहना किस घटना में आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमने क्या लिख दिया, हैड बीन लिविंग। क्या लिख दिया, हैड बीन लिविंग। ठीक है, हैड बीन लिविंग। हाँ जी, पीएम मोदी। अब बच्चे ने नाम ऐसे ऐसे रख रखे हैं, मोदी जी, बताओ, पीएम मोदी। चलो ठीक है भाई, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे और भी एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैंने लिखा, रोहन हैड बीन वर्किंग देयर सिंस 1995 when he got his first promotion। रोहन वहां पे 1995 से काम कर रहा था जब उसको पहला प्रमोशन मिला। मान लेते हैं एक बार को ये टाइमलाइन है, ठीक है, ये हम प्रेजेंट में रह रहे हैं। रोहन को मान लेते हैं कि ये सन 2000 में प्रमोशन मिला। कब, 2000 में। यहाँ पे क्या हुआ, प्रमोशन। और रोहन काम वहाँ पे कब से कर रहा था, रोहन वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि 1995 से काम कर रहा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1995। तो ये जो 2 साल है उसने लगातार काम किया। तो जब रोहन को प्रमोशन मिला तो रोहन 1995 से वहाँ पे काम कर रहा था। ठीक है, जब रोहन को प्रमोशन मिला तो रोहन 1995 से वहाँ पे काम कर रहा था। तो 1995 से लेकर 2000 के बीच में जो भी काम था वो किस में आ जाएगा भाई, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा, हैड बीन वर्किंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है भाई, आ जाओ आगे चलते हैं। हमारा जो लास्ट टेंस है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये बहुत रेयर यूज होने वाला टेंस है, सबसे कम यूज होने वाला टेंस है। लिख देता हूं, यह सबसे कम प्रयोग में आने वाला टेंस है, कम प्रयोग में आता है। एग्जाम में इस पे ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जाम में इस पे ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये मान के चलिएगा। ठीक है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आते ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं भाई किसकी, ये भी क्या दिखाता है, फ्यूचर में किसी पॉइंट पे कोई काम चल रहा होगा, ये दिखाता है फ्यूचर में किसी पॉइंट पर कोई काम कुछ समय से चल रहा होगा, ये दिखाता है ये। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की भाई, तो देखो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फ्यूचर को दिखाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, सेल या फिर विल, तो सेकंड नंबर पे सेल या विल आ गया। उसके बाद में परफेक्ट को दिखाने के लिए क्या लगाना पड़ता है भाई, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेल विल के बाद में क्या आ गया, हैव आ गया। और क्योंकि कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब की
आईएनजी फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? आईएनजी फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म को दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए? बी चाहिए, तभी तो आईएनजी लगा सकते हैं। और क्योंकि हैव के बाद में बी किस फॉर्म में आ सकती है? थर्ड फॉर्म में आ सकती है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बीन। तो सब्जेक्ट प्लस में सेल या विल प्लस में हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर आगे जो भी आपका आ रखा हो। अगर हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की भाई, तो बहुत आसान स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता ही है, उसके बाद में सेल या विल आपको लगाना होता है अकॉर्डिंग टू द नीड, उसके बाद में आपको नॉट लगा देना है तुरंत। ध्यान देने योग्य बात है, जो पहली हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद में नॉट आ जाएगा, उसके बाद में आपका हैव आएगा, उसके बाद में आपका बीन आएगा, एंड आफ्टर दैट वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप यूज करके और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले भाई आपका सेल या विल जरूरत के हिसाब से आप लगा सकते हो। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर नॉट आना होगा तो उसका पोजीशन यही होगा, और उसके बाद में आपको हैव लिखना पड़ेगा। हैव के बाद में आपको बीन लिखना पड़ेगा, और बीन के बाद में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हुए आगे बढ़ के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं, अगर कोई WH वर्ड यानी कि कोई क्वेश्चन वर्ड दे रखा हो, तो ऐसे केस में सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद में सेल या फिर विल जरूरत के हिसाब से आप यूज कर लेना। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट यूज करना है। अगर नॉट आया है सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, और अगर नॉट नहीं है तो फिर सीधे हैव पे पहुंचना है। हैव के बाद में बीन लिखना है, और बीन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको लिख देनी है, और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है। ये सब आपके स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये सब आपके स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। बेटा टेस्ट क्विज अपलोड करेंगे आज, जो भी 3 क्लास का पेंडिंग हो गया, तीनों क्लास का आज अपलोड करा देंगे। ठीक है। बेटा डाउट यहीं पूछिए, एकदम सामने, आपके सामने हम कमेंट देख रहे हैं, पूछिए डाउट। बेटा अभी इनके जो एडवांस्ड पॉइंट्स हैं ना, कि इसके साथ में दूसरी क्लॉज चाहिए, तीसरी क्लॉज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे जब टेंस को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो टेंस शुरू करा है हमने, 5 क्लास हुई है बेशक हमारी। ठीक है, लेकिन अभी इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर्स लिखा है अभी तो मैंने। बेटा क्या हौच पौच लग रहा है आपको इसमें? सारे स्ट्रक्चर्स एकदम क्लियर नहीं दिख रहे हैं आपको? देखो भाई, सारे स्ट्रक्चर्स अब हमने नोट कर लिए हैं। इस पे बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ना मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो हमने क्या चीज़ नोट करी। अगर हम बात करते हैं इनडेफिनिट की, ठीक है भाई, इनडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट में हमने क्या देखा था? V1 से हमारा काम चल रहा है, बस उसमें एस या ES हमें लगा देनी है। अगर हम पास्ट की बात कर रहे थे तो V2 से काम चल रहा था, और अगर हमें फ्यूचर को दिखाना है तो हम जानते हैं कि हमें सेल या विल की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, उसके अलावा हम नहीं लगा सकते, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही आएगी। अगर हमें कॉन्टिन्यूस की कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, किसकी भाई? कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हमें कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हमें बी की फॉर्म चाहिए, और उसके साथ में आईएनजी फॉर्म चाहिए ही चाहिए। आईएनजी हम तभी लगा सकते हैं जब बी की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि अगर प्रेजेंट में बी की फॉर्म्स देखते हैं तो प्रेजेंट में बी की कुछ गिनी चुनी फॉर्म्स हैं, जो कि हैं इज सिंगुलर के लिए एम आई के साथ में, और प्लूरल के लिए आर। पास्ट में अगर हमें बी की फॉर्म देखनी है तो वो होती है वॉज या फिर वर। ठीक है, और इनके बाद में आपकी क्या आ जाएगी? आईएनजी फॉर्म। भाई फ्यूचर में बी की कोई फॉर्म नहीं होती है, लेकिन हम जानते हैं कि फ्यूचर को दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमेशा सेल या फिर विल चाहिए होता है, और क्योंकि कॉन्टिन्यूस अगर दिखाना है तो हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए होती है, और सेल विल के बाद में तो बेस फॉर्म आ सकती है, और आईएनजी फॉर्म हम तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पे क्या लिखा हो? बी। हमने बी इसलिए लिखा है क्योंकि सेल विल के बाद में बेस फॉर्म आती है। ठीक है, ये हमारे कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर बने थे। अगर हमने बात की थी किसकी भाई? परफेक्ट की, तो परफेक्ट के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? कोई भी परफेक्ट टेंस लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म की, और क्योंकि प्रेजेंट में हैव की सिंगुलर फॉर्म होती है हैज और प्लूरल हैव, इसीलिए हैज या हैव प्लस में V3 होगा। पास्ट में हैज या हैव की जो फॉर्म होती है वो होती है हैड,
और उसके बाद में V3 पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर को दिखाने के लिए सेल विल हमें चाहिए ही होता है, तो यहाँ पे सेल विल तो आना ही आना है, ठीक है, सेल या विल। परफेक्ट को दिखाने के लिए हमें V3 चाहिए ही चाहिए, लेकिन सेल या विल के बाद तो V3 आ नहीं सकता है, इसीलिए V3 लिखने के लिए हमें ज़रूरत होती है हैव की। हम हैव इसीलिए भी लिखते हैं क्योंकि सेल या विल के बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म चाहिए। इस तरीके से परफेक्ट हो जाता है। अगर हम लास्ट में बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो फिर ऐसे केस में हम जानते हैं कि देखो भाई, हैज़ या फिर हैव हमें ज़रूरी है क्योंकि हम परफेक्ट में यही लिख रहे थे। उसके बाद में इसके बाद हमें चाहिए होता है बीन। बीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आईएनजी फॉर्म हम तभी लिख सकते हैं जब हमारे पास में बी की फॉर्म हो। तो हैज हैव के बाद में अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो परफेक्ट हो गया, और आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूस, तो ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यही अगर इसी को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हैज़ या हैव का पास्ट होता है आपका क्या, हैड, प्लस में बीन आएगा और प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये हो गया पास्ट परफेक्ट भाई। अगर हमें फ्यूचर की ज़रूरत पड़ती है तो फ्यूचर में हमें क्या चाहिए होता है, सभी जानते हैं सेल या विल चाहिए फ्यूचर के लिए, चाहिए हो कि नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए। अगर हम सेल विल लगा रहे हैं और फिर हमें इस वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करना है क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, तो सेल विल के बाद में हैज़ हैव की कौन सी फॉर्म आती है, सिर्फ हैव आ सकती है, फिर आपकी बीन आएगी और बीन के बाद में आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कितना आसान है। अब देखो इनमें भी क्या कर सकते हैं, देखो नॉट लगाने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज़्यादा शब्द हो तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू डज लगा देते हैं, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डिड लगा देते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो नॉट आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है तो नॉट आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा है, एक ये है एक ये है, और जब भी एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होगी तो नॉट हमेशा पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, दूसरी वाली से पहले, तो नॉट आपका यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखा आपने, हेल्पिंग वर्ब के बाद आना है तो नॉट आपका यहाँ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आना है तो नॉट आपका यहाँ आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो नॉट आपका कहाँ पे आता है, दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब से पहले, तो आपका हैव के पहले आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब डबल हो गई, नॉट अगर आता है दो हेल्पिंग वर्ब के केस में तो दूसरी वाली से पहले, दो हेल्पिंग वर्ब का केस तो दूसरी वाली से पहले, दो से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब का वर्ब तो दूसरी वाली से पहले। सिंपल, ये नॉट की पोजीशन हो गई। अगर हम बात करें कि अगर इसी से इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू डज उठा लेंगे, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डिड उठा लेंगे, यहाँ पे सेल विल हेल्पिंग वर्ब है तो इसको उठा लेंगे, यहाँ पे हैज़ या इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो इंटेरोगेटिव बनाते समय इनको उठा लेंगे सब्जेक्ट से पहले, वॉज वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो इंटेरोगेटिव बनाते समय इसको उठा लेंगे, सेल विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे पहले इसको उठा लेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो सिर्फ पहले वाले शब्द को उठाते हैं सब्जेक्ट के पहले। सिंपल, कितनी आसान चीज़ें हैं, कितनी आसान चीज़ें, ये कोई मुश्किल थोड़ी ना, ये स्ट्रक्चर्स याद थोड़ी ना करने दोस्त, याद नहीं करना है कुछ भी, रट्टा लगाना नहीं है, सीखना है, ठीक है भाई। अब देखो कल से मैं एक स्ट्रक्चर की वो पीडीएफ भी बनवा के दे दूंगा जिससे कि आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। मुझे पता है कि आप लोग खुद से कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है बेटा। फ्यूचर के इंटेरोगेटिव में आई और वी के साथ हमेशा सेल और बाकी सब के साथ हमेशा विल, ठीक है। तो भाई मैं इसके स्ट्रक्चर्स की भी पीडीएफ बनवा के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई पढ़ते रहें, कल से हमारा प्रॉपर टेंस शुरू हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, कल की क्लास में ब्रेक लेके, ब्रेक इन द सेंस जैसे कल से शुरू करेंगे, कल फ्राइडे है ना, और फ्राइडे को कुछ पार्ट हो पाएगा, फिर पार्ट मंडे को हो पाएगा, सैटरडे संडे में क्लास नहीं होंगी, है ना, तो फिर तो टाइम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, जितना अब तक पढ़ा है कल की क्लास में इसी पे बेस्ड मैं 50-60 क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, क्या बोलते हो, करोगे? कल की क्लास में जितना अब तक पढ़ाया है इस पे बेस्ड 50-60 क्वेश्चन करा दूं, कर लोगे? और उसके बाद में फिर मंडे से प्रॉपर टेंस चलाएंगे क्योंकि इस बार संडे सैटरडे आपकी क्लासेस नहीं हो पाएंगी। क्या बोलते हो, कल आगे का टेंस शुरू करें या क्वेश्चंस कराएं जो पढ़ाया अब तक उस पर?
क्या बोलते भाई, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस या आगे टेंस? क्योंकि संडे सैटरडे में क्लास नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कल शुरू करा दूं फिर बीच में 2 दिन का गैप रहे, फिर मंडे को दोबारा से सारी चीज़ें रिपीट करें। इससे अच्छा है जो अब तक पढ़ा है पहले उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं कल, और परसों फिर रेगुलर वे में आपका टेंस, मतलब परसों नहीं मंडे से शुरू करेंगे। तो कल आपका टेस्ट है बेसिकली, ठीक है, टेस्ट है, कोशिश करेंगे कुछ क्विज के फॉर्म में टेस्ट रखेंगे, आपके सामने भी क्विज आए लाइव क्लास में। एक नई चीज़ शुरू करने की कोशिश है, देखते हैं कल कैसा रिस्पॉन्स रहेगा आप लोगों का, ठीक है, देखेंगे भाई। सो आज के लिए सिर्फ इतना रखेंगे, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।